नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोहित्रा जी। इस वक्त सभी बिजी हैं, सीज फायर होगा नहीं होगा। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी चल रही हैं उस पे, पर उसकी मतलब पूरी दुनिया की नजर उधर चली गई है। जो हम मेन मुद्दा था, जिसके लिए हम लोग बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे, द गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट दैट हैज बीन काइंड ऑफ ओवरशैडोड। लोगों को लग रहा है अब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, गोल्ड फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसा वो पहले होता था बिफोर द वॉर एंड 2 साल 3 साल पहले। बट ऑन द कॉन्ट्ररी पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसमें नजर डालना बहुत जरूरी है। सीक्रेटली, धीरे धीरे, हौले हौले। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इस वक्त नमस्कार। चाइना चाइना, पोलैंड, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज टनों के हिसाब से सोना खरीद रही हैं। हो क्या रहा है पीछे मार्केट में, प्लीज हमें बताएं। जी देखिए, दादा। इसको थोड़ा सा ना इकोनॉमिक एंगल से हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इसको अर्थनैतिक दृष्टि से देखनी पड़ेगी। वो ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, विश्व में पैसा जो है उसकी दिशा बदल जाती है। तो फिर वो पैसा ना सबसे ज्यादा वहां जाता है जहां पे यील्ड सेफ हो, ज्यादा नहीं, सेफ हो। टिपिकली इन सब चीजों में हमने देखा है जो डॉलर का जो वैल्यू है उसका कोरिलेशन बहुत हाई होता है इन स्थितियों में विथ फ्लो ऑफ कैपिटल। तो यूएस डॉलर के पीछे काफी धन जो है उस तरफ चला गया है, क्योंकि देखें ये वाली जो स्थिति है ना वो एनर्जी पे इसका असर पड़ा है। और एनर्जी एनर्जी का जो क्रय विक्रय है वो डॉलर में ही होता है अभी तक। अब आप कुछ भी कहें, युआन में ट्रेडिंग हो रहा है या ईरानी लोग कह रहे हैं कि युआन में खरीदो तो छोड़ देंगे जहाज। अब वो स्थिति भी इवॉल्व हो चुकी है, अब वो बात नहीं रही कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीजें, दूसरे विकल्प भी आ रहे हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप अगर इस स्थिति में अगर आपको कुछ खरीदना है, तेल वगैरह, कहाँ से खरीदोगे? गल्फ से तो आएगा नहीं, खरीद भी लोगे तो मिलेगा नहीं। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वेनेजुएला, यूएसए, कनाडा, फिर आपका नाइजीरिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के देश, ये विकल्प हैं। और ये डॉलर में ही ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, विद द एक्सेप्शन ऑफ रशिया। बट अभी रशिया को ट्रंप ने क्या बोलते हैं, तेल बेचने के सैंक्शन से हटा दिया। तो तेल रशिया बेच सकती है, नेचुरल गैस भी बेच सकती है, वो डॉलर में बेच रही है। रशिया एनीवे हमारे लिए एग्नोस्टिक है, हम तो रुपये में भी खरीद सकते हैं, युआन में भी खरीद सकते हैं, तो वो दिक्कत हमें है नहीं। लेकिन रशिया पूरी जो चीज है उसकी आपूर्ति तो कर नहीं पाएगी। तो एनीवे, बहरहाल सिचुएशन ये है कि जितने भी देश हैं, इंडिया इंक्लूडेड, वो लोग इन देशों को डॉलर की आवश्यकता है अपने ईंधन को जुगाड़ करने के लिए, ठीक है, इसलिए डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। नेट नेट अगर देखें, इस युद्ध का जो लाभ है, डायरेक्ट लाभ, वो अमेरिका को बहुत हद तक मिला है। क्योंकि विश्व में बाकी जगह अशांति होती है और आप डॉलर में एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करना पड़ता है और कमोडिटी जिसका प्राइस बढ़ गया, तो यूएस इकोनॉमी को उसका बेनिफिट मिलता है, उसके डेट को बेनिफिट मिलता है, उसके करेंसी को बेनिफिट मिलता है, और वही हो रहा है। और इस स्थिति में आपका जो क्या कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, विश्व के स्टॉक में, वैश्विक स्टॉक मार्केट्स हैं, या फिर आपके जो कमोडिटीज हैं जैसे कि गोल्ड, उनमें से क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी खींचा जाता है और डॉलर के प्रति और एनर्जी खरीदने के प्रति वो निवेश हो जाता है, और वही हो। तो इसके चलते 3 हफ्ते पहले डॉलर में गोल्ड में एक और उछाल आया था, अब वो फिर से नीचे आ गया। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके वॉल्यूम डिमांड में उतना फर्क पड़ा नहीं है। और मैं उस बात पे भी आ रहा हूं कि ये जो कुछ मध्य साइज के देश है वो क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं, उस पे भी मैं आता हूं। तो ओवरऑल जो गोल्ड और सिल्वर का डिमांड है, गोल्ड का फॉर एज अ सॉर्ट ऑफ हेज, एज अ सेफ्टी कमोडिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, और सिल्वर का बोथ इंडस्ट्रियल डिमांड एज वेल एज स्टोर ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यू, वो डिमांड अभी तक उतना ही है जितना आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर में था। भारतवर्ष और चीन ने अपनी गोल्ड की खरीदारी थोड़ी कम करी है, लेकिन आप उधर देखें कि सरकार ने अब जो इंपोर्ट का क्या बोलते हैं, एक बेंचमार्क प्राइस होता है,
उसको कम कर दिया है सोने का। बेस प्राइस, बेस हाँ, प्राइस। बेस प्राइस जिसके ऊपर वो अपना ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो वो बेस प्राइस का कैलकुलेशन कम किया है। सी दिस इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल प्राइस जिस पे गोल्ड ट्रेडिंग हो रहा है दुनिया में। ये सरकार जिस वैल्यू पे अपना कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाती है उसको कम कर दिया है, ठीक है। तो दुबई डिमांड में वाला कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो दुबई से लोग लेकर आते थे वो अब थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि इंडिया से ही खरीदें, क्योंकि हाँ, दुबई से वो थोड़ा सा बेटर होगा। प्लस जो वैसे भी इंपोर्टेशन होता है बाय ज्वेलर्स एंड अदर्स या गोल्ड के जो खरीद फरोख्त करते हैं, उस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा थोड़ा। तो उससे क्या है, भारतवर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड का जो डिमांड है उसमें स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि हमारा काफी सारा जो फॉरेक्स भी है और जो मूलधन है व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं परिवारों का, वो इसमें है। तो इसका वैल्यू अगर काफी ज्यादा गिर गया तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना। इसलिए इसको सरकार ने किया है। और ये वो भी संकेत देता है जो मैं कहता आया हूं कि आगे चल के गोल्ड एक सोना जो है वो बेसिस बनेगा इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज का, सीबीडीसीज का। तो इसलिए जितना सोना हमारे पास है उसका वैल्यू एक लेवल पे मेंटेन करे तो अच्छा है हमारे लिए वो स्थिति। दूसरा, अब आते हैं उज्बेकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, जो देश मतलब नॉर्मली इतना गोल्ड की खरीदारी करते नहीं थे, वो आप यूक्रेन आप देख रहे हो कि वो गोल्ड खरीद इस जो पीक पे था उससे कम आया है। इनके पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो ये अपने सुरक्षा के लिए ही सोना खरीद रहे हैं। कई दूसरे देश जिनके पास एनर्जी डेफिसिट है और बाहर से उनको उसका आयात करना पड़ता है, वो लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं, अपना यूएस डॉलर वगैरह खर्च कर रहे हैं, तो उनका करेंसी गिर रहा है। और जो अभी तक मोरलेस एनर्जी सफिशिएंसी है, जैसे हंगरी, बाय द वे लोगों को पता नहीं है, हंगरी में लेक बालाटन है, वहां पे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का काफी अच्छी मात्रा में उनको मिलता है। तो हंगरी इज मोरलेस सेल्फ सफिशिएंट, नेचुरल गैस नहीं है उनके पास। और पोलैंड जो आयात करती है वो मेनली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है, वो रिफाइंड ऑयल भी करते हैं, क्रूड ऑयल दोनों करते हैं। तो उसको खरीदने के लिए ये जो युद्ध की स्थिति है वो तो ज्यादा मतलब ये समाप्त होने वाली स्थिति नहीं होगी और गल्फ जो है वो अस्त व्यस्त ही रहेगा। इन्होंने एक टोल का सिस्टम नेगोशिएट किया जिसपे यूएस भी राजी है, ईरान भी राजी है और गल्फ के देश मतलब मान चुके हैं। उसमें कहा गया ईरान और ओमान मिलके उसको एडमिनिस्टर करेंगे, हर जहाज पे $2 मिलियन का एक टोल रहे। तो वो जो शुल्क है उससे भी तो जो पेट्रोलियम का भाव है वो उसमें भी वृद्धि आएगी। तो पेट्रोलियम का भाव अभी तुरंत नीचे गिरने वाला नहीं अगर युद्ध समाप्त भी हो जाए। दूसरा, मतलब जो भी थोड़ा सा ये सटीक विश्लेषण इसका करेगा उसको दिखेगा कि ये एक युद्ध विराम है, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के कारण अभी तक किसी ने टैकल नहीं किया, उस पर भी हम आएंगे आगे चल के। तो इस स्थिति में ये जो मध्य साइज के देश है ना, वो अपना रिजर्व्स जो है उस रिजर्व्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उस दिशा में बढ़ा रहे हैं जहां पे फिएट करेंसी कम और ये स्टेबल कमोडिटीज ज्यादा हो। तो वो यूएसडी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, वो गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने नेबर के ऊपर आना चाहूंगी क्योंकि ये लोग तो फार हैं। चाइना बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, 74.8 जो मैं आज का फिगर दे रही हूँ, मार्च एंड का फिगर दे रही हूँ, बिकॉज ये मंथली अपडेट होता है। 74.8 मिलियन टन्स सोना। ये क्या स्ट्रैटेजी के तहत चाइना का स्ट्रेटेजी तो साफ है ना। चाइना वांट्स टू उसको लॉन्च करना है डिजिटल युआन ग्लोबली एज एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर। और देखिए चाइना के पास डिसएडवांटेज क्या और एडवांटेज क्या है मैं बता देता हूं, फिर ये साफ हो जाएगा। उसके पास डिसएडवांटेज ये है कि उनका सिस्टम ओपेक है, पारदर्शी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। हम सिर्फ अटकलें लगाते रहते हैं। इतना पता है कि उनके इकोनॉमी में कई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जैसे उनका रियल एस्टेट मार्केट एकदम डूबा हुआ है, जिसके चलते उसके जो अलाइड सप्लाई चेन्स है ना, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और भी उद्योग हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। बिकॉज 32% ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी इज रियल एस्टेट। तो वो अगर तबाह होता है तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये लोग अपना डिजिटल युआन चलाना चाहते हैं, इसलिए इनका जो है पब्लिकेशन ऑफ डेटा बहुत ही मतलब स्ट्रेंज है, उसको हम वी कांट स्क्वेयर इट ऑफ।
तो चाइना जो है इस स्थिति में अगर उनको डिजिटल युआन लॉन्च करना है जिस पे लोग विश्वास करें, एक और उनका डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी भरोसेमंद हैं कि नहीं, इस पे लोगों को शक है। जैसे आप कुछ भी कहें, आप गाली दे लो, कंट्रोल वर्ल्ड बैंक का अमेरिका के पास है लगभग, ठीक है। और भी जो बैंक्स हैं जैसे यूरोपियन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, ईआईबी हो गया, या फिर आईएमएफ हो गया, ये जो वैश्विक संस्थान हैं या बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो वेस्ट के पास कंट्रोल है। तो आप कह सकते हो वो मैनिपुलेट करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन ओपनली करते हैं, आपको दिखेगा, ठीक है। और जो रूल है, रूल्स जो चलाते हैं ये लोग, वो भी काफी ट्रांसपेरेंट है और उसका ऑडिट बहुत बाकायदा होता है, ऑडिट का रिजल्ट भी ये लोग पब्लिश करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आपको उस पर विश्वास करना होगा, कोई और चीज चाहिए, तो यूएस का क्या है, यूएस और वेस्ट का, उनका है कि भाई हमारे पास रूल्स बेस्ड ये सिस्टम है, आपको सब दिखेगा, सो व्हाट यू सी इज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट। चाइना को उसका विकल्प कैसे देना पड़ेगा, हमारे पास सोना का बैकिंग है। आप कुछ विश्वास ना करो, चलो मान लो हमारे सिस्टम्स पे आप विश्वास नहीं करते हो, सोने पे तो करोगे। तो अगर उनको अपना एक ऑल्टरनेटिव करेंसी ग्लोबली बनाना है, रिजर्व ऑल्टरनेटिव करेंसी, तो इट हैज टू बी गोल्ड बैक, दे डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। अगर यूएस को रिप्लेस करना है पर्टिकुलरली, सीबीडीसी तो बहुत देश ला रहे हैं, इंडिया भी ला रही है, लेकिन अगर रिप्लेस करना है या उसका विकल्प बन के उभरना है, तो आपको बिना सोने के आप उसको कर नहीं पाओगे, बिकॉज विश्व का आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपके तंत्र पे, आपके सिस्टम्स पे, आपके प्रोसेसेस पे विश्वास नहीं है। सो उन्होंने एक चीज ये ऑफर करनी है, इसलिए सोना एक्यूमुलेट करें। दूसरा एक वो है, उन्होंने जो दे हैव टैकल्ड इट टेक्नोलॉजिकली, जो सेटलमेंट होता है स्विफ्ट का, विच इज एसेंशियली एक मैसेजिंग सर्विस है बिटवीन वन बैंक एंड अनदर बैंक, उसका सेटलमेंट टाइम 48 to 72 आवर्स होता है। चाइना इज डूइंग इट इन 7 seconds थ्रू एम्ब्रिज। तो उन्होंने दो कारण दिए हैं लोगों को टू स्विच टू युआन, डिजिटल युआन। वन इज कि भाई हमारा सेटलमेंट तो आपको सेकंड्स में मिलेगा, और दूसरा हमारे पास सोना है। आप हर चीज को अविश्वास करो, ये हम सबसे बड़े चोर हैं ये भी मान लो, लेकिन सोना है ना भैया, फिजिकल सोना। सो चाइना इंस्टेड ऑफ बाइंग इनटू exchange traded derivatives which give them a claim on some future contract on सोना, वो एक्चुअल सोना खरीद रहे हैं जिसको लोग विश्वास कर सकते हैं। इसलिए शंघाई में, मैंने कई बार बोला है, शंघाई में सोने की फिजिकल डिलीवरी और ट्रेडिंग होती है, ठीक है। भारतवर्ष में तो होता ही है, चाइना में भी होता है और दुबई में भी होता है। ये 3 जगह हैं जो सोने के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स हैं जहां पे फिजिकल डिलीवरी बेस्ड होता है। इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी 97% बैक्ड हैं। तो भारतवर्ष, चाइना और दुबई, ये 3 जगह है जहां पे आपको सोना अगर खरीदो तो सोना ही खरीद रहे हो, पेपर नहीं खरीद रहे हो, जैसा कि वेस्ट में है। इसलिए चाइना ने ये जो सोने का एक्यूमुलेशन है वो 2016 से उनका चल रहा है, ये जो भारी एक्यूमुलेशन किया है। 10 साल हो गए उन्होंने बंद नहीं किया है। देखिए इतना एक्यूमुलेशन करने के बाद भी उनका जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, इट इज अबाउट 3000 टन्स, 3000 मेट्रिक टन्स। अमेरिका का 8800 मेट्रिक टन है। अब आपको उसका विकल्प बनना है, तो मान लीजिए आप विकल्प बन जाते हो और बोलते हो हमारा तो गोल्ड बैक्ड करेंसी है, तो लोग बोलेंगे भैया तो अगर यूएस गोल्ड बैक करेंसी निकालती, उनके पास तो 8800 टन है, आपके पास तो केवल 3000 टन है, तो अभी भी मैं वही लूंगा। इसके उनको उसके आगे निकलना है, उसके कम से कम बराबरी पे पहुंचना है। तो इसीलिए चाइना का जो गोल्ड एक्यूमुलेशन है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। तो समाचार ये है कि कई देशों में नए सोने की खानें मिल रही हैं, बिग रिजर्व्स। तो ये सडन नहीं है, इसका अनुमान पहले से था, लेकिन अब ये न्यूज में आ रहा है, समाचार में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर देश जो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ये एक्स्ट्रा और एक और सोने का खान है, वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हमारे पास सोने के रिजर्व्स ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर सोना बैक्ड एक करेंसी फिर से विश्व लाता है और ये फिएट करेंसी को अबैंडन करती है, जिस जिस देश के पास सोने का क्लेम रहेगा उसका करेंसी इक्विवेलेंटली उतना उसमें पावर रहेगा, उतना स्ट्रेंथ रहेगा। तो इसलिए ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो वो शशि थरूर साहब ने पता नहीं कुछ कहा था कल कच्चे सोने के बारे में, कच्चा सोना आई प्रिज्यूम इज गोल्ड ओर। तो जो भी अमाउंट है उसका 1% सोना, एक्चुअल सोना उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकलता है। I would like to read the exact statement he said. He said कि भारत में 50 करोड़ टन कच्चा सोना है
It's just that we have not been able to mine it properly. ये उनका न्यूज़ 18 में भी आया हुआ था तो कल का। 50 करोड़ टन का मतलब हो गया 500 मिलियन टन। 50 करोड़ 500 मिलियन होता है, तो उसका अब लगभग 1% आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलियन टन। 5 मिलियन टन कहीं ज्यादा है, मतलब इतना सोना एक्चुअली पूरे विश्व में अब तक तो कभी था नहीं। हाँ, ये फिगर कुछ भी हो, भारतवर्ष में अवश्य सोने की और भी खाने हैं जो अभी तक उस पे एक्सट्रैक्शन माइनिंग नहीं किया गया है फॉर वेरियस रीजंस। कहीं पे देखिए सोने की खानों के बगल में या फिर जो कोयले की खानें होती हैं उसके बगल में कभी कभी कभार बड़े बड़े वाटर के वो होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर्स, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। कभी वो रॉक सरफेस कुछ ऐसा होता है कि आप उसमें से निकाल नहीं सकते हो, इकोनॉमिक नहीं होता है। अगर ग्रेनाइट है फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज मैसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको तोड़ के उसमें घुसना बहुत मुश्किल है। तो कई कारण हैं, जैसे अभी उड़ीसा में सुनने को आया एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ है अंडरग्राउंड ओर, लेकिन अगेन उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है, कई साल भी लगते हैं, और फिर सक्सेसफुली कर पाओगे कि नहीं, ये सब क्वेश्चन जी, मार्क है। ज़्यादा मैं तो वापस इस हाँ टॉपिक पे आऊँगी जो चाइना वाला हाँ, छूट। Is China accumulating so much of gold considering wars in future? जी। कंसिडरिंग वॉर युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो सोना इकट्ठा कर रहे हैं ढेर सारा। नहीं, युद्ध के लिए नहीं। हाँ, एक तरह से युद्ध आर्थिक युद्ध है। मेरा तो बहुत सिंपल है, लॉजिक ये है कि चाइना वांट्स टू रिप्लेस द यूएस डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी विद द डिजिटल युआन। उसके लिए वो ये कर रही है, और ये पुराना है, आई मीन इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट, ये तो ओपन है। आप हर चीज में वही देख रहे हो ना, घूम फिर के कहीं से वो आ जाता है। उनके जो साथी देश हैं, जैसे ईरान हो गया, अभी ईरान क्या कह रही थी, आप युआन में तेल खरीदो, उन जहाजों को हम कुछ भी नहीं करेंगे, टोल भी नहीं लगाएंगे, आप जस्ट लेके जाओ। तो ये वो भी इंडिकेशन देता है कि ईरान किसका प्रॉक्सी है गल्फ में, जो हम कई बार कहते आए हैं कि जी। ईरान कहीं ना कहीं चाइना का प्रॉक्सी ही है। राइट। रशिया के साथ उसका अलायंस है, लेकिन प्रॉक्सी वो चाइना का है। अभी जो युद्धास्त्र मिले हैं इसको, जो चाइनीज रेडार वगैरह है HQ-9 सिस्टम के साथ, वो कारगर नहीं हुए हैं, लेकिन जो अभी एयरक्राफ्ट मार के गिराया उन्होंने यूएस का, भारी तादाद में चाइना ने सप्लाई किया अस्त्र। और मजे की बात यह है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अगर मुल्क कहें उसको, उसी ने कॉन्ट्रिब्यूट दिया है, उसी ने हेल्प किया है टू गेट इट अक्रॉस टू ईरान। तो एक तरह वो यूएस के लिए काम कर रहा है, युद्ध विराम के लिए और शर्तों को मनवाने के लिए। दूसरी तरह वो युद्धास्त्र जो है, जैसे अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, वो चाइना से पाकिस्तान लेके ईरान को दे रहे हैं। जी, मैं वापस आरबीआई की तरफ आना चाहूंगी, इंडियन सिस्टम पे। इस वक्त आरबीआई को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या मेंटेन करें, रुपी मेंटेन करें, हम अपना खजाना दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी उसको मेंटेन करें। अभी क्या चल रहा है भारत का ये जो गोल्ड, रुपी एंड ट्रेजरी सिस्टम? जी। ये एक देयर इज अ पॉइंट एट विच अगर यूपी का वैल्यू गिरे, इट विल बी वेरी इन्फ्लेशनरी, क्योंकि हमें ज्यादा रुपए खर्चने पड़ेंगे टू कन्वर्ट टू फॉरेक्स एंड देन टू बाई एनर्जी, बिकॉज इंडिया नेट एनर्जी इंपोर्टर रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 years। हमारे पास ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो सक्सेसफुली किया गया है, इससे हमारा जो थोरियम इकोनॉमी है, थोरियम बेस्ड एनर्जी इकोनॉमी, इट विल टेक ऑफ एंड इंडिया विल बिकम एनर्जी सफिशिएंट। नॉट, आई मीन फॉरगेट अबाउट हाइडल जो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, फॉरगेट सोलर, सिर्फ उसके वजह से ही हम लोग एनर्जी सफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन आज तो नहीं होंगे ना, कल भी नहीं होंगे, ये अभी भी कई साल लगेंगे, तब तक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर रुपी का वैल्यू गिरता रहा है इसी तरह से, वो गिर भी उसी लिए रहा है क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप एक नेट इंपोर्टर हो और आप करेंसी किसी और करेंसी में इंपोर्टेशन कर रहे हो, तो आपकी करेंसी का वैल्यू गिरेगा। दैट्स इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव थिंग। लेकिन एक पॉइंट के नीचे अगर वो गिर जाए तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे जो दूसरे इंपोर्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी भी इंडिया इज अ मैसिव इंपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, इवन ऑफ वेपन्स। तो बहुत सारी चीजें हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, राइट, सब जर्मनी और यूएस से आता है। तो ये सारी चीजें जो है, इसके लिए हमें धन की आवश्यकता है, फॉरेक्स की आवश्यकता है, और अपना करेंसी जो है उसका वैल्यू अगर गिरता रहा, देन मुद्रास्फीति आएगी, फिर देश में इन्फ्लेशन आएगा। इसलिए आरबीआई का जो भी इंटरवेंशन होता है, इट इज ऑलवेज एम्ड एट कंटेनिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ही आरबीआई अपने कदम उठाती है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को कम करना बढ़ाना हो
या स्पेशल कुछ पॉलिसी एक्शन जैसे अभी उन्होंने पिछले हफ्ते किया था, जिसके चलते जो ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग था डॉलर रूपी पेयर का, वो बंद हो गया कि उन्हें $100 मिलियन के ऊपर रोक लगा दी कि आप नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो वो, और ये मैंने बहुत पहले एक बार बताया था आपके ही शो में कि जो रूपी का वैल्यू गिर रहा है ना, उसका एक मुख्य कारण ये नहीं है कि एक्चुअल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या है, उसका एक और मुख्य कारण ये है कि हमारे जो कुछ ट्रेडर्स हैं और कुछ कंपनियां हैं, वो चाहते हैं कि रूपी का वैल्यू गिरे। कंपनियां क्योंकि दे आर एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स बिकॉज इट्स अ क्विक स्पेकुलेटिव गेन। तो उन्होंने ये इंटरवेंशन किया, पर इसमें एक दिक्कत ये है कि इसका एक लिमिट है कि आरबीआई कितना इंटरवीन कर सकती है। वो रुपए खर्च के डॉलर, रादर डॉलर बेच के इसको ज्यादा कर नहीं सकती, बिकॉज फिर हमारे निर्यात पे, सॉरी आयात पे असर पड़ेगा, उसका बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, दूसरे कुछ और स्टेप्स हैं जो पॉलिसी वाले हैं। आप एक रोक लगा सकते हो करेंसी ट्रेडिंग पे, एक ये काम हो सकता है। आप कुछ चीजों पे, आयात पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, वो सरकार कर सकती है। आरबीआई जो कर सकती है, इट कैन प्ले अराउंड विद इंटरेस्ट रेट, इट कैन प्ले अराउंड विद परमिशंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ये दो चीजें आरबीआई के पास हथियार हैं, उसके वेरिएशंस होंगे, तो ये कर सकती है आरबीआई। आप कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च कर सकते हो जिससे रुपए का जो डिमांड है वो बढ़े, ये भी हो सकता है। आप ट्रेडिंग में स्पेशल टर्म्स दे सकते हो कि आप हमारे से सामान खरीदो, ठीक है, और आप रुपए में खरीदो तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो ये कई सारे पॉलिसी एक्शंस हैं जो ले सकती है, बस उसके लिमिट्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, जब अगर फ्री मार्केट के अंदर करेंसी ट्रेडिंग में लोग ये विश्वास लगा लें कि इस करेंसी को गिराना है, तो वो अल्टीमेटली गिरता ही है। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। ये जो सोरोस है, जॉर्ज सोरोस, उसने अपना पूरा जो कैपिटल है ऐसे ही तो बनाया, बिकॉज ही फिगर्ड आउट कि पाउंड का वैल्यू गिरेगा। या उसने ये फिगर आउट किया है कि थाई बाथ और मलेशियन जो रुपया है उसका वैल्यू गिरेगा। तो ये जो चीज है ना, ये बियॉन्ड अ पॉइंट, इसको हम रोक नहीं सकते। ओवरऑल रूपी का वैल्यू विल डिमिनिश अगर ये युद्ध ना रुके तो। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर 2 महीने से ज्यादा ये स्थिति रही, युद्ध की स्थिति या तनाव की स्थिति, तो इट इज बैड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ, बिकॉज आपके रूपी का वैल्यू अगर गिरता है तो नॉमिनल डॉलर में आपके अर्थव्यवस्था का टोटल जो जीडीपी है ना, उसका वैल्यू गिर जाता है। सो जो आप ग्रोथ दिखा रहे हो रूपी में, वो डॉलर में कम दिखेगा, और वही हो रहा है। दूसरा, आप जो तो ये तो एकदम मोटे मोटे स्तर पे बोल रहा हूं। दूसरा है मुद्रास्फीति भी तो आएगी। मुद्रास्फीति ऑलवेज ईट्स अवे एट ग्रोथ। जो भी आप प्रगति करोगे, मुद्रास्फीति की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा विचार करके फायदा नहीं है। हमें एक चीज और नजर में रखना पड़ेगा कि रुपए का बाइंग पावर क्या हो रहा है। रुपए का बाइंग पावर, यानी उसी से वो परचेसिंग पावर पैरिटी हम निकालते हैं कि आप 100 रुपए में जो खरीद सकते हो बनस्पत से $1.1 कितना खरीद सकते हो, तो उसका एक कंपैरिजन करके एक परचेसिंग पावर पैरिटी आप निकाल सकते हो। तो वो भी खतरे में आएगा इन फ्यूचर। अगर आप आज एक डॉलर टू रूपी, अगर आप वो परचेसिंग पावर पैरिटी निकालो, तो एक फैक्टर बनता है विच इज रफली अबाउट 4.5। यानी हम कह रहे हैं ना कि हमारा $4.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो रियलिटी अगर परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे देखो तो वो 17 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। लेकिन जैसी मुद्रास्फीति बढ़ेगी या रुपी का वैल्यू गिरता रहेगा, तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगा ना। वो फैक्टर भी जो 4.5 से घट के 3.75 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एंड एक पॉइंट के बियॉन्ड आरबीआई इंटरवीन करके इसको रोक नहीं सकती। फिर सरकार को कंप्लीटली दूसरे तरह से इसको सोचना पड़ेगा, दूसरे पॉलिसी एक्शंस लाने पड़ेंगे। निर्यात की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, आयात की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, जो एक झटके में तो होगा नहीं, कुछ साल लगेंगे। तो ये पॉलिसी एक्शंस जो है 3-4 साल लगेगा इसको ठीक करने में। ये स्थिति है। राइट जी। सो व्हाट अबाउट, क्या हमारा सोना कभी दुबई से सस्ता होगा? लोगों को बड़ा चाम है, दुबई से सोना भर भर के ले आते हैं, चाहे ज्वेलरी ले आए या वैसे ले आए।
अभी जो चल रहा है, एंड इज गिफ्ट सिटी गोइंग टू रिप्लेस दुबई, बिकॉज दुबई इज, पीपल व्हाट आर सेइंग कि रियल एस्टेट कोलैप्स हो रिप्लेस चुका तो ना करें, लेकिन एक अच्छा विकल्प वो बन सकता है, क्योंकि देखिए, एक चीज लोगों को साफ हो गया है, जब तक ये रोग रेजिम ईरान में है, अब लोगों को कितना भी हमदर्दी हो कि देखो अमेरिका को ठोक रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, या ये लोग हमारे ही लॉन्ग लॉस्ट कजिन्स हैं, पारस्य के लोग हैं, उस सबको आप अलग रखो। पॉइंट ये है कि ये रोग रेजिम तो है, उसका नो डाउट। रिस्पॉन्स क्या था? उसका रिस्पॉन्स ये था कि तुम हमें ठोक रहे हो तो हम तुम्हारे साथी देशों को ठोकेंगे। ये क्लास में बुली करता है ना, मान लीजिए एक स्ट्रांग लड़का है और एक बुली है, या दूसरी स्ट्रांग लड़की है और एक बुली है, जो भी है, तो वो ये करते हैं कि बुली जब देखता है कि ये तो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो उसके दोस्तों को जाके पटकती है या पटकता है, ठीक है ना? तो ईरान एग्जैक्टली वही कर रहा है, तो वो स्थिति तो समाप्त नहीं हुई है, अभी भी ईरान कभी भी चाहे दिन को ठोक सकती है। और एकदम बकवास है ये कहना कि उनका जो ड्रोन और मिसाइल फेंकने की क्षमता है वो कम हो गई, कोई कम नहीं हुई, इनफैक्ट अभी बढ़ रही है। और ये युद्ध विराम के चलते उनका प्रोडक्शन तो चालू ही रहेगा ना। कुछ भी कहें, इनका थोड़ा बहुत असला खराब हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, लेकिन उनकी मारक क्षमता अभी भी कम नहीं हुई है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंप्लीटली डीप अंडरग्राउंड है, 200 फीट 300 फीट ग्रेनाइट के नीचे, जो कोई बंकर बस्टर बॉम्ब उसको तोड़ नहीं सकती है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है? चाहे वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर हो, चाहे वो कोई जनरल हो, अगर वो ये आपको बता रहा है कि ईरान समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो वो गलत बता रहे हैं। इट्स इलॉजिकल, फिजिक्स गोज अगेंस्ट इट। तो पॉइंट ये है कि दूसरे प्रेशर पॉइंट्स हैं ईरान के ऊपर, वो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स है। तो देखिए उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? आप सैंक्शंस हटा लो हमसे, आप हमें तेल का ट्रेडिंग करने दो। अगर वो हम ये करने देंगे, विश्व के जो बड़ी शक्तियां हैं जैसे अमेरिका हो गया, तो ईरान तो छोटा सांड बन जाएगा, क्योंकि उसके पास सामरिक ताकत भी होगी, रोग रेजिम तो प्रिवेल करेगा, और धन भी होगा बहुत सारा। एंड राइट, चूंकि वो पूरे गल्फ को थ्रेटन करती है, तेल का भाव तो ऊपर ही जाएगा ना। हु डज इट बेनिफिट? इट एक्चुअली बेनिफिट्स, देखा जाए कहीं पे, अमेरिका को अब भी बेनिफिट करती है, ईरान को भी बेनिफिट करती है, रशिया को तो भी बेनिफिट करती है, तो ये सब मिले हुए होंगे ना उस समय। अब तो जजिया लगाने लग गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, मैं उसको जजिया ही बोलूंगी अब। हाँ, तो जिजिया ही तो है वो। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो, एक वीएलसीसी, वेरी लार्ज कंटेनर कार्गो शिप, उस पे लगभग $100 मिलियन का वो जाता है, फ्यूल जाता है स्टोर करके। उस पे अगर आप $2 मिलियन लगा रहे हो, तो एक 2% सेस हो गया ना, 2% टैक्स हो गया। जजिया तो 10% ऐसा ही कुछ होता था ना, 10% 20% उस रेंज में होता था, तो उस लेवल तक नहीं, बट फिर भी एक इट हैज एन इम्पैक्ट। 2% इज नॉट अ जोक। लोगों को लगता है क्या है, कुछ भी नहीं है। 2% इज अ लॉट। 2% का मतलब है आपका तेल का भाव अल्टीमेटली 104 रुपए लीटर से जाके वो 107 रुपए हो जाता है, 108 रुपए हो जाता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम उसके और भी कॉस्ट आ जाते हैं। सो द ओवरऑल इम्पैक्ट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड सेकेंडली, जो आप सिग्नल दे रहे हो मार्केट को कि ये हमारे कंट्रोल में है, इसका पैसेज हमारे कंट्रोल में है, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यूल, तो उनके कंट्रोल में है, तो फिर पावर किसके पास हो? उनके पास हो गया ना। ट्रू। जी। ये उनका कहना कि ओमान के साथ मिलकर हम एडमिनिस्टर करेंगे दिस टोलिंग still means that Iran is in control. So एग्जैक्टली, GCC is going एंड to weaken, GCC is going to split. if Iran survives this time, if Iran survives, it will become a सर्वाइव monster तो in कर the ही चुकी है ना। आप West. देखिए, we have to always remember China is continuously supplying them with weapons. जी। दादा It's हम एक supplying और them शो with करते other हैं, things. और हम एक और शो करते हैं जल्दी ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।